आज हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कौन सी अवस्था में पहुंच चुके हैं। गर्भावस्था के बाद हमने दूसरी अवस्था देखा, शैशवावस्था। और शैशवावस्था में बहुत सारे बदलाव बच्चे में देखने को आया। और इसका जो एज है शैशवावस्था का, वो कहाँ से कहाँ तक का होगा? 0 से 5 या फिर 6। 0 से 5 या फिर 6। अब इस अवस्था में बच्चों के लिए कौन कौन से बहुत सारे डेवलपमेंट आप लोगों को देखना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेज में क्या विकास होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किस पर? शारीरिक विकास। वैसे सभी बातें हमने एक बार एक पॉइंट टू पॉइंट देखा भी है और समझा भी है विशेषताओं के साथ, लेकिन अब एक एक सेक्शन में बांट दिया गया है। फिजिकल डेवलपमेंट का अलग है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट किसी बच्चे का कैसे हो सकता है, उस हिसाब से। तो पहली बात तो शारीरिक विकास में क्या तात्पर्य है? बच्चों का जो शरीर है, कंकाल तंत्र या मांसपेशियों में डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? शारीरिक विकास कहते हैं। छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय उनका जो शारीरिक संरचना होता है गर्भ के बाद, वो कहाँ इस वातावरण में आता है। उस वातावरण में आने के बाद उनके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अभी देखे हैं हम लोग कि शैशवावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें तीव्र विकास होगा, है ना। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ होगा? इसी शैशवावस्था में, इन्फेंसी एज में होगा। जन्म से लेकर अगर हम 3 साल तक के शिशुओं में देखें तो इसी एज में सबसे ज्यादा क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। अभी हमने देखा है 0 से 6 तो कर दिया गया, फिर 0 से 6 को 2 भाग में बांट दिया गया है ना। 0 से 3 और 3 से 6। जब बच्चे का जन्म होता है तो एक मानक लंबाई, मानक वजन तय किया गया है। किसके द्वारा? किसी भी बच्चे को स्वस्थ है या कुपोषित है, सुपोषित है, इन सब का निर्णय कौन लेता है? कौन ऐसे मानक तय कर सकता है? हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसका कनेक्शन किससे है? हर गांव में क्या बना हुआ है? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कौन सी विभाग का है? महिला एवं बाल विकास विभाग। वो दोनों चीजों को, एक तो सबसे पहले किसको ध्यान देते हैं? गर्भवती माता, सेकंड होता है शिशु, ठीक है। और एक शब्द आता है कौन? आंगनबाड़ी कितने उम्र के बच्चों का ठेका लेके रखा है? आप बताएंगे कितने साल तक के बच्चों का? 18 वर्ष तक। क्या आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बालिकाएं होती हैं जिनका एज 13 to 18 होता है, उनको भी पूरक पोषण आहार भी महिला बाल विकास के माध्यम से दिया जाता है। तो 18 साल तक के बच्चों का डेवलपमेंट किसके द्वारा? जब तक हम लोग मानते हैं इनको क्या, अभी देखें बाल विकास की 3 अवस्थाएं, 18 तक ही तो जाती है। उसके बाद आप क्या बनते हैं? युवा बनते हैं। आंगनबाड़ी आप लोग जाते हो क्या रेडी टू ईट खाने? नहीं जाते हैं। कौन से बच्चे जाते हैं? जो ऐसे, ये धात्री माता समझते हैं किसको कहा जाता है? धात्री माता। जिनके बच्चे हैं, और बच्चे और माता, जैसे 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो बच्चे की माता जो उसका लालन पालन अभी कर रही है, जो इसी माता के ऊपर निर्भर है ना। पोषण के लिए उन्हीं का दूध वो सेवन करता है। तो ऐसी माताओं को क्या बोलते हैं? धात्री माता। और गर्भवती माता और शिशु, इस तीनों को देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? इसीलिए महिला एवं बाल, महिलाओं का भी विकास और बालकों का भी विकास, ठीक है। तो ये तय करने का जो मानक कौन तय करता है? सीधी बात, लंबाई का, इसका कि कौन सुपोषित में आएगा, कौन कुपोषित में आएगा, ये तय करने का जो अभी हम देखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग करता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय शिशु की लंबाई, कोई भी बच्चे का जन्म होता है तुरंत उसको वजन किया जाता है। तुरंत देखे होंगे बच्चे का इतना किलोग्राम वजन है, उस समय तय हो जाता है कि वो किस मामले में सुपोषण और कुपोषण की स्थिति वो तय कर दी जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो अधिकतर ये देखा गया है कि प्रायः बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है, लेकिन कुछ साल तक बालिकाओं का वजन और बालिकाओं की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। भार देखें,
ये लिखते भी जाएंगे या फिर ध्यान देते भी जाएंगे। भार की बात करते हैं कि वजन कितना होगा, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय शिशु का जो भार होता है लगभग 7 पाउंड। ये पाउंड चूंकि हमारे यहाँ पर जो सीडीपी है वो ट्रांसलेटेड है हिंदी, पूरा सीडीपी तो हम देखते हैं जो विदेशी या पाश्चात्य जो मनोवैज्ञानिक है उनका देन है, कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिक भी है। पाउंड में अगर पूछा जाता है तो 7 के आसपास, और किलोग्राम में पूछा जाए तो एक बच्चे का वजन सामान्यतः अधिकतर कितना होता है, 3 किलो तक होता है, जो धीरे धीरे 6 महीने तक आते आते इसका वजन जस्ट इससे डबल हो जाना चाहिए होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही बच्चे को क्या किया जाता है, बाहर की वस्तुएं खिलाई जाती है। 6 महीने तक को क्या किया जाता है, कुछ भी आहार नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद तीसरी जानकारी है कि जन्म के समय शिशु का अंग क्या होता है, बहुत कोमल होता है, जिसको आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि छोटे बच्चों का जितना ज़्यादा अच्छे से मालिश किया जाए, जितना अच्छे ज़्यादा उनको हाथ पैर, अगर उस जन्म के समय संरचना हाथ पैर की कुछ अगर विकृति है तो उस समय भी माना जाता है कि अगर वो अपने स्तर पर ठीक किया जा सकता होगा तो मालिश करके भी ठीक किया जा सकता है। इतना अंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। कई बार बच्चे देखा गया है कि उनको सुलाया जाता है तो एक साइड वो सोते सोते अपना सिर क्या कर लेता है, चपटा कर लेता है, तो उसको मालिश के समय, मसाज के समय धीरे धीरे उसको सीधा भी किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तकिया लगाया जाता है, छोटे बच्चों का आता है तकिया सरसों वाला, है ना। मस्तिष्क की बात करते हैं, फिर कितना भार होता है मस्तिष्क का, बच्चे का भार 3 किलोग्राम, लेकिन बच्चे का जो सिर है उसका भाग 300 से 350 ग्राम होता है, 1 पाव से ज्यादा, ठीक है। और एक वयस्क का मस्तिष्क का वजन कितना होता होगा, ये भी एक प्रश्न होता है। एक वयस्क का, आप लोगों का बुद्धि कितना है, अगर आपकी बुद्धि को निकाला जाए और तौला जाए, है ना, मस्तिष्क को, तो वो कितना किलोग्राम का होगा? 1.5 किलो, ठीक है, मैक्सिमम 1.5। उससे ज्यादा की आपकी बुद्धि नहीं है। 1.5 किलो के दिमाग में आप कितनी सारी जानकारियां बचपन से लेकर आज तक रखे होंगे, है ना। इसलिए स्मृति में चीजें क्या होती जाती है, हटती जाती है और नए विचार आते जाते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या, बच्चों में दांत का आना। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, है ना, और कोई भी बच्चा बिना दांत के ही जन्म लेता है। अगर कोई बच्चे का जन्म होता है और उसके 32 दांत आ गए हैं जन्म के समय ही और पूरे विकसित हैं, तो लोग डर जाएंगे, है ना, ये क्या हो गया। लेकिन ये हो सकता है। हमने कल भी देखा कि जो दांत का आना है या मसल्स का निर्माण होना है या फिर रीढ़ का निर्माण होना है, ये गर्भावस्था से ही प्रक्रिया शुरू हो जाए रहती है ना, क्योंकि 6 महीने 8 महीने के बाद 10 महीने के बाद दांत आना शुरू हो जाता है, तो उससे पहले की तैयारी रहती है। कई बार स्किन कमजोर होने की वजह से जबड़े आ सकते हैं, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं होती। कई बच्चे दांत के साथ भी जन्म ले सकते हैं। तो जन्म के समय शिशु के सामान्यतः क्या 99% दांत नहीं होते, 1% भी 99 पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। 6 से 7 महीने की अवस्था में जो दांत उनका आता है वो कैसे दांत होते हैं, कच्चे दांत होते हैं, जिसको कौन सा दांत कहा जाता है, दूध के दांत कहा जाता है। और ये भी एक जानकारी वाली बात भी है, और आप एग्जाम के व्यू से आप देखें कि क्योंकि आपको दांत के बारे में 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। 20 दांत, क्योंकि आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि 6-7 महीने में या 1 साल या 1 साल के उम्र में बच्चों के कितने दांत पूर्ण रूप से आ जाते हैं, तो हमको लगेगा 32 दांत होते हैं तो 32 दांत आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, केवल 20 दांत आते हैं। जबड़े डेवलपमेंट नहीं होता, जबड़े का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक। ये कब, जब वो लगभग 6 से 7 वर्ष का होता है कोई बालक, बाल्यावस्था के पहले चरण में पहुंचता है, तो ये जो शैशवावस्था के दांत क्या होते हैं, क्रमशः धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और नए दांत विकसित होते हैं। जो कैसे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा दांत, स्थायी दांत,
और वो धीरे धीरे कितने बनते जाते हैं, 32 दांत। एक किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से 32 दांत किस उम्र में आता होगा, सोचिए। 28 साल, उससे बाद भी कहाँ से आएगा। ये डिपेंड करता है आपके शरीर में हड्डियों के विकास को लेकर। किसी के 18 से 20 वर्ष की उम्र में भी 32 दांत आ सकते हैं। बोन, हड्डियों के बारे में भी है। जन्म के समय शिशु में हड्डियां क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे हड्डियां होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। धीरे धीरे वो हड्डियां आपस में क्या होते जाते हैं, बढ़ बढ़ के जुड़ते जाते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं। और उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 270। ठीक है, छोटी छोटी हड्डियां होती है, लेकिन धीरे धीरे हड्डियां और शरीर का विकास होता जाता है, तो ये हड्डी आगे बढ़ेगा, ऊपर की हड्डियां आगे बढ़ेंगी, तो कुछ हड्डियां आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य या व्यस्त का जो हड्डी है जुड़ करके लास्ट में कितने हो जाते हैं, 206। पहले कितने होते हैं, 270। श्यानुमंडल का विकास, पूरे शरीर का मांसपेशियों का विकास देखें तो 3 वर्ष तक के क्या होता है, पूरे शरीर का विकास शीघ्रता से होता है। और यही शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पूरे मांसपेशियों का डेवलपमेंट किस समय होगा, लगभग 3 वर्ष तक का बहुत तेजी से होता है। फिर धीरे 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 क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वही इसी श्यानुमंडल में मांसपेशियों के तहत पूरे शरीर का ये वजन होता है। जितना आपके शरीर में मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसका जो वेट होता है लगभग पूरे शरीर का 1/5 होता है, 1/5वां भाग होता है। बेसिक जानकारी है, जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगेगा कि छोटे बच्चों में हड्डियां कम होनी चाहिए, बच्चा छोटा है तो ऐसा आप लोगों के ध्यान में आ सकता है, लेकिन हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। धीरे धीरे शरीर का आकार बढ़ता जाता है, हड्डियों की संख्या बढ़ती जाती है। अब देखते हैं कि किसी भी शिशु का जो 6 वर्ष तक का बालक है, जन्म से लेकर, उनका जो सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, सामाजिक विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास हर महीने को लेकर के, और ये जो लाइन है वो लाइन आप लोगों को पूरा 6 साल तक का याद करना पड़ेगा। अब हर महीने की बात है तो 6 साल तक के बच्चों में या 5 साल के बच्चों में हर महीने की बात करेंगे तो 60 महीने होंगे। 60 महीने के बदलाव को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कम से कम 10 से 12 महीने का याद रखें, उसके बाद एक एक साल का 6-6 महीने का बदलाव है। तो पहली बात क्या की जा रही है कि पहले महीने में जब शिशु का जन्म रहता है, उसी समय में वो प्रतिक्रिया होती है किसके प्रति, एक तो साउंड और दूसरा तीव्र प्रकाश। ठीक, दोनों के प्रति संवेदनशील बालक होता है कोई भी। अगर क्योंकि इस समय में जो शिशु होता है वो 24 घंटे में तो 18 से 20 घंटा सोता है। ठीक है, अब इस अवस्था में जब वो ध्वनि सुनते हैं, है ना, ध्वनि सुनता है तो अचानक कोई तेज ध्वनि उनके कान पे पड़ जाती है तो वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है और उठ सकता है। तो केवल पहले महीने में अगर किससे प्रभावित होता है, साउंड से और लाइट से, है ना। और क्योंकि अंधेरे में रहने की आदत रहती है बच्चे को, और सोने की आंख बंद है मतलब अंधेरा, और अचानक से उनको तेज प्रकाश मिल जाता है, तीव्र प्रकाश मिल जाता है, तो उसके अंदर घबराहट हो जाती है। ध्वनि के मामले में भी घबराहट आएगी और तीव्र प्रकाश के मामले में भी घबराहट आएगी। इसलिए आप लोगों को मालूम होगा कि जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जिनका जन्म आसपास होता है, उस समय आसपास में अगर डीजे साउंड सर्विस अगर घूम रहा होता है तो उनको प्रतिबंधित किया जाता है कि हो सकता है इसके प्रभावित, क्योंकि बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर ज्यादा तेज आवाज हो तो कान डैमेज भी हो सकता है ना, छोटे बच्चों का। इसी वजह से ध्वनि के प्रति और तेज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या होगा, या तो वो रोने लगेगा। काम रोना ही तो होता है, 1 माह के बच्चे का काम क्या है, सोना और रोना। और नेत्र को घुमाने के का प्रयास भी रहता है। अगर प्रकाश अलग अलग तरफ से उनको दिया जाए तो जिधर प्रकाश है उधर वो देखने का प्रयास करता है। तो 2 चीजों के प्रति वो संवेदनशील होता है। दूसरे महीने में वो धीरे धीरे
लोगों के आवाज को पहचानना शुरू करता है। पहले चीज तो केवल ध्वनि सुनता है और दूसरे महीने आवाजों को पहचानना शुरू करता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो पहले के समय में बच्चों को 1 या 2 महीने के समय में खिलौने के रूप में वही खिलौने दिए जाते थे जो प्रकाश से संबंधित होते थे, आवाज से ऐसे बजाने वाला मिलता था छोटे बच्चे। ये क्यों दिया जाता था? साइंटिफिक है ना, वो खेलने का चीज नहीं है। उनको शुरू से पहले या दूसरे महीने में हम ये कंफर्म कर लें कि उसको ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता है कि नहीं, तो परेशानी हो सकती है बाद में। इसलिए जो खिलौने मिलते थे वो कैसे होते थे, झुनझुने टाइप के, है ना, ताकि वो आवाज के प्रति कितना सजग है ये हमको पता चल सके। टेस्ट होगा, उसके कान की स्थिति क्या है, कैसी है, वो चीजें हम क्या है अपने तरीके से पता कर लेते हैं। तीसरे महीने में आवाज को पहचानना समझ में आ रहा है कि कौन किसकी आवाज है, इसको पहचानने का ये प्रयास करता है छोटा सा बच्चा। तीसरे महीने में प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। और कौन सी प्रतिक्रिया? दूसरे को देखकर मुस्कुराना या माँ को पहचानने लगना, है ना। अगर कोई माँ के अलावा कोई दूसरा उनको गोद में लेता है तो क्या कर देता है, रोने लग जाता है। तो ये सब चीजें किस महीने में आना शुरू हो जाता है? तीसरे महीने में। फोर्थ महीने में अटेंशन आना, है ना, क्या आना? अटेंशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ताली बजाता है, उदाहरण है समझिए, कोई व्यक्ति अगर ताली बजाता है या कोई बात करता है तो उस बच्चे का अटेंशन उधर चला जाता है। कई बार होता है ना कि रो रहा है, लगातार रो रहा है, तो उनको कुछ ऐसी चीजें बोल दिया जाए, डराने जैसी या तेज आवाज बोल दिया जाए, तो क्या हो सकता है, घबरा करके चुप हो सकता है। या वो चुप है और जोर से बोल दिया जाए तो वो रोने भी लग सकता है। दोनों चीजें हैं। तो अटेंशन आना चौथे महीने में। पांचवें महीने में प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। 5 महीना बहुत कहना चाहिए लंबी अवस्था होती है। लंबी अवस्था का मतलब है कि 5 महीने वो किसमें परिवार के अन्य लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया है, लोगों को पहचानना प्रारंभ कर दिया है कि वो कौन उनकी माँ है, कौन आसपास के लोग हैं, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू हो जाता है। तो प्रेम और क्रोध को वो धीरे धीरे समझने लगता है। किस उम्र में? 5। ये चीजें मानक है। मानक कहने का मतलब है इनको तय किया गया है। अगर शिशु इसी के अनुरूप चल रहा हो तो हम ये बोल सकते हैं कि शिशु स्वस्थ है और वो उनका जो लालन पालन हो रहा है उस उम्र के हिसाब से सही चल रहा है। छठवें महीने में शिशु अपने परिचितों को और अनजान व्यक्तियों को क्या करना शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है। कल हमने इन सब में बहुत सारी चर्चा भी की है। परिचितों को मतलब जिनको वो पहली बार देखता है वो उनके लिए क्या होगा, अपरिचित होगा। और जिनको लगातार वो अपने कांटेक्ट में रखा हुआ है, परिवार के हिस्से रहते हैं। इस समय तो अपने से वो खेलने बाहर जा नहीं सकता, बाहर के लोग ही घर में आएंगे, है ना। तो उस हिसाब से कौन हमारे परिचित हैं जिनको मैंने इतने समय तक देखा है, उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार बच्चा करता है। 9वें महीने तक का जो शिशु है वो दूसरे के जो शब्द हैं, बोले गए शब्दों को, कि वो क्या क्या बातें कर रहा है, इधर आओ उधर जाओ, कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो उनके शब्द होंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे शिशु अवस्था में जो भाषा होती है, शुरुआती भाषा में हम लोग कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, एकदम बच्चों की भाषा, है ना। हम पानी को पानी नहीं बोलते, है ना, खाना को खाना नहीं बोलते। हर वस्तु को, हर चीजों को बच्चों के अनुरूप वो कितना आसानी से समझ सके उसी के अनुरूप हम लोग उनको बोलने का काम करते हैं। पानी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? ताकि वो आसानी से अगर उनको चाहिए होगा तो उनकी शब्दावली, क्योंकि भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनके मुंह के अंदर जीभ का संतुलन बनना। और जब तक बच्चे के मुंह के अंदर जीभ का जो उलट पलट होना है, संतुलन बनना है, वो विकसित नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जीभ का दबाव नहीं पड़ता और होठों का दबाव नहीं पड़ता। ऐसे ही शब्दों को ही उपयोग हम करते हैं ताकि वो भी वो अगर आवश्यकता हो तो मांग सके। तो 9वें महीने में, फिर 10वें महीने में अपने स्व केंद्रित वाला जो बात कर रहे थे
11वें महीने में वो अपनी परछाई के साथ खेलना शुरू कर देता है, खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देता है। जब शिशु 1 वर्ष का होता है तो घर के जितने मेंबर हैं उनके साथ वो घुल मिल जाता है। अब अपने ही लोगों के साथ उनको कोई परेशानी नहीं होती है। ये था 1 साल का कुछ महीनों को लेकर के लगातार उनके हाव भाव को समझना, क्योंकि 1 वर्ष 12 माह से 15 माह एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा चलना प्रारंभ करता है। वैसे तो 11 महीने में बहुत बच्चे चल लेते हैं, 11वें महीने में ही या 12वें महीने में ही बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो उस समय ये भी ध्यान रखिएगा, 12 माह से 15 माह, अगर 18 से 24 महीना हो गया, 2 साल हो गया और बच्चा चलना शुरू नहीं किया है, तो आपको आवश्यकता होगी उस पर ध्यान देने की। 1 साल तक की स्थिति है। जब वो 2 वर्ष का हो गया तो बहुत सारी चीजें उनके साथ बीत गई, है ना। 2 वर्ष में वो बाहर भी निकलना शुरू कर देता है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है। तो बाहर से तो ज्यादा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन परिवार के साथ एक अपने आप को क्या मान लेता कि हाँ मैं इनके बीच में हूँ, अब मैं परिवार का क्या हूँ, सदस्य हूँ। सदस्य हूँ का मतलब है कि अगर परिवार में 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं और 5 लोगों में, और ये शिशु है, 5 लोगों में 4 लोगों को कुछ खाने को एक टेबल में बैठे खाने को मिल रहा है, तो ये जो शिशु है ये भी चाहेगा कि उतने ही बराबर हिस्से मुझे भी मिले। 2 वर्ष के बच्चों की ये स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि अपने आप को क्या मान लिया है, सक्रिय सदस्य है। जो चीजें इनको मिल रही है वो चीजें इनको भी मिलनी चाहिए। उसके बाद 3 साल के स्थिति में, अब 3 साल की स्थिति में फिर से बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। पहली स्थिति तो ये है कि 3 साल की उम्र में आज के परिप्रेक्ष्य में तो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, नर्सरी स्कूल, है ना। अब उस उम्र के हिसाब से आप सोचिए, तो शिशु अन्य बालकों के साथ वो खेलना शुरू कर देता है। अब खेलना शुरू हुआ तो घर से बाहर वो जैसे ही जाना शुरू करता है तो उनका जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब है कि समाज का वो हिस्सा बन गया है। तो पहले परिवार का हिस्सा बना, ठीक है, किसका हिस्सा बना, परिवार से जुड़ा है, परिवार के लोगों को ने उनका क्या लिया, अपने मेंबर के रूप में माना, तो ये समाजीकरण हुआ। दूसरा, वो समाज के अन्य लोगों से जुड़ा, तो अन्य लोगों में क्या जाते हैं, अन्य बच्चों से वो कनेक्ट होता है। उसके बाद समाजीकरण का तीसरा हिस्सा है किससे जुड़ना, शिक्षक से जुड़ना, तो भी ये समाजीकरण का हिस्सा है। उसके बाद किनसे कनेक्ट होना, पड़ोस से कनेक्ट होना, उनके हाव भाव को समझना। उसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं वो कभी कभी आते जाते हैं तो उनको पहचानना, उनके साथ रहना। ये सब चीजों से उनका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट तेजी से होता है। तो फैमिली है, अदर जो बच्चे हैं वो हैं, गेस्ट हैं, पड़ोसी है, टीचर, सबसे जुड़ता है और वो अपना सामाजिक विकास करता है। चौथे वर्ष में शिशु प्रायः नर्सरी, 3 वर्ष के बाद तो जाना शुरू कर ही देता है, तो स्कूल जाने लग जाता है। 5वें वर्ष में उनके अंदर क्या आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। नैतिकता में क्या शामिल होता है, कोई जो घटना हो रही है वो सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, हमारे लिए सही था या नहीं था, ये सब चीजें, मोरल उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। कब, 5 साल तक के बच्चों में। और 6वें वर्ष में स्कूल, 6 वर्ष पूरा हुआ तो वो स्कूल जाना शुरू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो विकास है वो लगातार समय के साथ बढ़ता जाता है। मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में गुड इनफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो कब हो जाता है, 3 वर्ष में ही हो जाता है। शुरुआत के 3 वर्ष में क्या हो गया, जीवन भर का जो उनका मानसिक विकास है उसका आधा 3 वर्ष में। और एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 5 वर्ष में उनका 90% विकास हो जाता है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो मानसिक विकास को लेकर भी कुछ बिंदु हैं। शुरू के जन्म से 2 सप्ताह के बीच शिशु केवल अपने शारीरिक दशाओं के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं प्रदर्शित करता है और मेंटल डेवलपमेंट
कैसे दर्शाता है? अपने शारीरिक हाव भाव से। अगर उनको कुछ चीजें चाहिए होंगी, है ना, तो क्या करते हैं बच्चा? हाथ पैर हिलाता है और भूख लगने पर रोता है। यही तो उनका कार्य होता है कि पहले महीने के बच्चे बोल सकेगा क्या? नहीं। तो वो क्या करता है? खेलने के लिए जब तक बच्चा हाथ पैर नहीं हिलाता उनका पाचन नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चों को पाचन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्योंकि माता का वो दूध का सेवन कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में उनका पचना बहुत जरूरी है ना। छोटे बच्चे का काम क्या है? होता है ना कि 18 से 20 घंटे क्या करता है? वो सोता है। तो ऐसे में पाचन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गांव के क्षेत्र में बच्चों के पाचन के लिए क्या किया जाता था? सेकाई होता है ना, पेट की सेकाई की जाती थी, है ना। और सेकाई को देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि उसको जोर से मारा जा रहा है, लेकिन आज के समय में आधुनिक जो डॉक्टर है उसके लिए क्या करते हैं? मना करते हैं, पेट सेकाई नहीं करनी है, वो पचा लेगा। तो उनका दूसरा काम हाथ पैर हिलाने से ही बहुत सारे पाचन हो जाते। आप लोग देखें ना, ऐसे ऐसे करते रहते छोटे छोटे बच्चे, है? भूख लगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? रोना। इसको भी पहचानने आना चाहिए कि रोने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों के, है ना। एक तो पेट दर्द में वो रोता है, दूसरा भूख में रोता है, तीसरा कोई अन्य परेशानी हो, जैसे अभी बताया ना, ध्वनि को देख करके, लाइट को देख करके। तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को पेट दर्द है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो माता को लगेगा इसको भूख लग रहा है ना, और उनको और ज्यादा उनको दूध पिलाती है। तो ऐसी स्थिति खतरनाक है। अब कई जगह तो आता भी है, आप लोग तो जुड़े भी होंगे यूट्यूब वगैरह, कि बच्चे को ये माना गया है कि जो भूख लगने पर रोना है, बीएड के बुक में है, उनके रोने की आवाज अलग होती है। आप पहचान जाएंगे कि इनको भूख लगी है। अगर कोई दर्द है तो लगातार वो क्या करता है? अलग तरीके से रोता है। अगर उनको अन्य परेशानी है तो रोने का तरीका अलग होता है। तो इनसे आप क्या कर सकते हो? बच्चे के रोने के तरीके के हिसाब से उनके साथ ट्रीट कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। ये तो हो गया है क्या? ये मानसिक विकास को लेकर चल रहा है ना, चीजों को ध्यान से देखता है और ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है ना। उनका जो मस्तिष्क कैसे चलता है, बुद्धि का विकास, चीजों को ध्यान से देखना, और उसके बारे में हो सकता है इस उम्र में भी वो मनन करता हो। आपने देखा है कि गर्भ अवस्था में जब शिशु रहता है तब भी वो सोते समय क्या देखता है? सपने देखता है। तो ध्वनि के प्रति भी वो क्या हो सकता है? आकर्षित हो सकता है। छठवें महीने में, छठवें महीने में भी क्या है? कोई भी आवाज सुन करके उसको बोलने का प्रयास या फिर दोहराने का प्रयास या वैसा ही करने का प्रयास वो करता है। तो ये कैसे हो रहा है? जब तक मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तब तक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाषा को सुनना, सुनने के बाद उसको मनन करना, मनन करने के बाद समझना, फिर क्या करना? रिप्लाई करना। ये क्या होता है? भाषा का चरण है। तो आवाज सुन सुन करके समझने के बाद उसको रिपीट करने का मतलब है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है? सही है। उसके बाद और क्या है? पहले साल तक बहुत सारी चीजें बच्चों से कराई जाती है। अब देखें ना कि ताकि उनका डेवलपमेंट जिस उम्र में जैसा डेवलपमेंट होना है वैसा हो सके। दूसरे क्रियाओं में नकल करना, छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना, और यही है उच्चारण करते समय हम ऐसे ही शब्दों का उच्चारण कराने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी डिमांड हम समझ सकें और आसानी से उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, है ना। हम शुरू से अगर बता दें किसी मूल वस्तु के मूल नाम को, तो उनको उच्चारण करने में परेशानी हो सकती है। इसी कारण से हम लोग उनके लिए अलग नाम रखते हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा, अलग नाम को लेकर के जितना आसान हो सके वैसा नाम हम लोग रखते हैं, जिसमें सबसे छोटा शब्द क्या है? माँ शब्द होता है, आसानी से वो बच्चा बोल लेता है। इसी के साथ पूरे ऐसे ही शब्द जुड़े हुए हैं जितने रिश्तेदारी हैं। चाहे तो रिपीट है, जितने रिलेटिव नेम होंगे सब लोग जुड़े होते हैं। एक एक शब्द है, केवल उनको एक ही शब्द याद रखना है, उसको रिपीट कर लेते हैं, है ना। और बताइए कितने शब्द ऐसे हैं? ये हो गया। ये इसलिए बनाए गए हैं शब्द कि जब बच्चे इस अवस्था में रहते हैं तो ये सब चीजों को आसानी से वो उच्चारित कर सके, है ना।
मामा, नाना, चाचा, ये बहुत सारे बातें हैं। वस्तु के नाम की जानकारी कब होने लगती है? जब वो 2 वर्ष का होता है तो उनको चीजों के नाम, सीधे सीधे नाम की जानकारी होती है। जब वो 2 साल का हो जाता है तो, या फिर 2 साल के पहले हैं आप, जब उनको थोड़ा थोड़ा बोलने सीख रहा होता है, तो ये माना जाता है आज के समय में कि उनको वही बातें सिखाई जाए जो वस्तु का असली नाम है इस समय में। अब 2 साल की उम्र में बच्चा बहुत सारी चीजें बोल भी लेता है, समझ भी लेता है, तो उस समय अब मम, पानी को क्या बोला जाता है, और अब सीधा किस में आए, पानी को पानी बोलने सिखाना चाहिए। तो कई बच्चे 8 साल 10 साल तक क्या बोलता है, वही शब्द जो बचपन में उनको शुरुआती दौर पे बताया गया होता है। 3 साल तक जब वो होता है तो अब वो छोटा और सरल वाक्य बोलना सीख जाता है, अपने से शब्द बनाना, है ना, अपने शब्द वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना 3रे साल तक वो सीख लेता है। 4थे साल तक जैसे स्कूल एक्टिविटी में जब आता है तो उनको काउंटिंग याद हो जाती है। अब काउंटिंग याद होती है तो हम उसको सीधा 4थे साल तक या 3रे साल तक सीधा 200 400 500 गिनती उनको याद कराने का हम प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो जान ले, है ना। इंग्लिश का तो आसानी से 100 तक बच्चे याद कर लेते हैं, क्योंकि उनको केवल कितना तक याद करना पड़ता है, 10 तक, है ना। और हिंदी में याद करना बहुत कठिन है, इंग्लिश में सरल है। कभी कभी स्कूल में जब कोई आते हैं अधिकारी लोग, तो बच्चे लोगों को अधिकतर पूछा जाता है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, खासकर हिंदी में, कि 79 89 69, है ना, कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाए, बहुत पूछा जाता है। तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। आप लोग भी अभी पूछूंगा तो थोड़ा सा एकाएक, एक तो दबाव रहता है, कोई आते हैं तो बच्चे लोगों में पूछा जाए तो क्या है ना। 79 कैसे लिखते हैं, वो पता है, हिंदी पता है कि नहीं, आता है ना। 79 और 69, 89 किसको बोलते हैं, 69 69। 5 साल तक का यहाँ अक्षर लिखना और पढ़ना भी सीख जा, अक्षर बोल रहा हूँ ना, शब्द और वाक्य की बात नहीं, अक्षर लिखना पढ़ना ये सीख जाता है। अब आप देखिए आपके आसपास जो बच्चे होंगे उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इसके अनुरूप हो रहा है कि नहीं। 4 साल के बच्चे को गिनती याद होनी चाहिए, और कितने तक, लगभग अब तो 100 तक। कंपटीशन इतना बढ़ गया है बच्चों में भी, है ना। वो तो घर परिवार में वो मोबाइल देख करके या फिर वो आसपास के माहौल में 3 वर्ष में ही सब चीज सीख जाता है। पहले तो नर्सरी जाकर सीखते थे, अब नर्सरी के पूर्व लोगों को जानकारी हो गई है बच्चों को। तो गिनती कम से कम याद होनी चाहिए, पूरा अक्षर ज्ञान ABCD, और उसको पढ़ना लिखना भी 4 वर्ष पूरा होते तक सीख जाना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि आज के जनरेशन में वो बराबर चल रहा है बच्चा। अगर ये नहीं जानता है तो आप या पेरेंट्स पीछे हो रहे हैं। 5 साल तक रंगों और वजन में अंतर समझने लगना चाहिए या समझने लगता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो पीछे होता जा रहा है, मानसिक विकास उनका रुक गया है। 6 वर्ष तक का सरल और जो सामान्य प्रश्न है उसको उत्तर देने में सक्षम वो होता है। कुछ अगर पूछा जाता है, रिप्लाई करता है, तो उसका उत्तर वो देना शुरू कर देता है। तो ये सही विकास हम बच्चे का मान सकते हैं। संवेगात्मक विकास का क्या तात्पर्य है? संवेगात्मक विकास में कुछ चीजें शामिल होती है। एक जो नवजात है, नवजात का तात्पर्य क्या है? नवजात किसको कहते हैं? एक छोटा सा शिशु है ना, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे नवजात। और वो 2-3 महीने के बच्चे को भी हम लोग नवजात बोल सकते हैं। तो जब ये नवजात बच्चे सामाजिक और संवेगात्मक रूप से क्या करते हैं, विकास करते हैं, तो उसके लिए क्या हम लोग मान सकते हैं, अपनी माता के स्पर्श से क्या करने लगता है, मुस्कुराता है। ये उनके अंदर इमोशंस आना शुरू हो जाता है। शिशुओं का जो संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। शुरुआत में बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे
प्रतिक्रियाएं देती है और प्रत्येक प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, जिसको पहचान पाना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव से जुड़ता है। हमारे यहाँ पे संवेग अलग अलग तरीके से होते हैं। एक समान संवेग होता है और एक विशिष्ट संवेग होता है। सामान्य संवेगों में क्या आता है, जैसे डर जाना, मुस्कुराना, हंसना, रोना। अपना मूल प्रवृत्ति देखे ना, 14 मूल प्रवृत्तियों की बात हमने की थी कल। किसने दिया है, बार बार ये पूछा भी जाता था, मैकडूगल का। तो ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भय का होना। और भय अलग अलग चीजों से हो सकता है, और ये अलग अलग चीजों से होने का भय जो होता है वो उसके प्रतिक्रिया के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा कि उनको डर किसका है। क्रोध, और ये कितने वर्ष की बात की जा रही है, 6 साल तक के बच्चों की ना, शैशवावस्था में। तो शुरू के समय में बच्चों का जो भय का होना, क्रोध का होना या प्रेम का होना, ये अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके भय का, आज भी हम लोग ये बच्चों को कुछ इधर उधर से उनको परेशान जब कर रहा होता है तो हम उसको किसी चीज का भय दिखाते हैं, है ना, कि उधर मत जाना, उधर क्या है, तो बोलते हैं। सभी लोगों ने एक 6 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर एक काल्पनिक भय डाला है। करते हो आप लोग भी, किए होंगे ना। छोटा बच्चा है कि अगर वो बदमाशी कर रहा है, रात में बाहर निकलने के लिए वो बहुत जिद कर रहा है, तो हम उसको कैसे समझाएं कि बाहर मत जाओ, बाहर क्या है, कोई ऐसी चीजें हैं, काल्पनिक चीज, भूत है बोल देते हैं। तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति का जो विकास, अभी देखें ना कि पूरा डेवलपमेंट यही होता है। अगर किसी चीज के प्रति उसके अंदर डर आ गया है और वो डर धीरे धीरे स्थायी हो गया, तो वो आपके लिए भी परेशानी ला सकता है। तो कुछ चीजों के लिए भय जब दिखाते हैं तो हो सकता है भय काल्पनिक बिल्कुल ना हो, है ना, वास्तविक हो। अब वास्तविक भूत कहाँ से लाएंगे आप लोग, तो वो कुछ अन्य चीजों का आप भय दिखा सकते हो जो क्या है, वास्तविक रूप से डरावना हो। बाऊ है ऐसा बोल देते हैं, वो क्या है भाई, देखे हो आप लोग, नहीं, तो हो सकता है उसके बदले कुछ दूसरा एग्जाम्पल दे दें आप, जिससे वो रियल लगे और कभी भी उनका सामना हो उनसे तो वो उससे बच सके, है ना। बाहर जाने से, अभी यहीं अब हम रोड की बात करेंगे तो बाहर बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, है ना, बंदर ही घूमते रहते हैं, है ना, उनका भय दिखा दीजिए। तो बाऊ है तो उससे क्या होगा, डर बैठ जाएगा दिमाग में, तो जिससे उनका जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक, इस समय फिर संवेगात्मक रूप से देखें तो शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, अभी थोड़ी देर में कोई बच्चा खेल रहा होता है और अचानक से वो हंस रहा है, खेल रहा है, और तुरंत किसी चीज को उनसे छीन लिया गया तो क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तुरंत प्रतिक्रिया बदल गई। और बहुत समय से रो रहा है और उनको किसी चीज का लालच दे दिया जाए तो तुरंत हंसना शुरू कर सकता है। तो अपने संवेगों को वो बदलने में सक्षम होता है। आप लोग उम्र के साथ संवेगों में बदलाव एकाएक नहीं ला सकते। एक युवा या किशोर या उससे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं, संवेगों में बदलाव लाना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है ना। अगर आप संवेदनशील हैं, संवेदनशील का मतलब किसी दुख में आपने या कोई इमोशंस आपके अंतर्गत है, तो कोई आपको बोल करके हंसाना चाहे तो आप हंसाने वाले को 2 थप्पड़ दे के भगा दोगे। हो सकता है मैं परेशान हूं, है इतना दुखी हूं, और मेरे सामने आप क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन बच्चे में ये चीजें नहीं, क्योंकि वो इस समय अपने संवेगों को तुरंत बदलने की क्षमता उनके अंदर होती है ना। तो ये उम्र के साथ साथ फिर संवेगों में बदलाव धीरे धीरे कम होता जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन में है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं। हो क्या आप लोग भी डिप्रेशन में तो नहीं हो ना कोई, बहुत ज्यादा से डिप्रेशन में होंगे तो एकाएक वो डिप्रेशन से बाहर अभी कोई व्यक्ति नहीं आता है जब तक उनको धीरे धीरे ना काटा जाए। चलिए इसको भी देखें। ये देख लीजिए कैसे कैसे संवेग में उनके
अंतर संवेगों का विकास होता है। जन्म के समय उत्तेजना होती है, हाँ, 1 माह में पीड़ा और आनंद दोनों का वो अनुभव करता है। 3 महीने में उनके अंदर क्रोध करने की भावना आ जाती है, ऐसे इमोशंस उनके अंदर संवेग आ जाते हैं कि वो क्रोध करना शुरू कर देता है। 1 महीने के बच्चे में कोई क्रोध नहीं होता है, 2 महीने के बच्चे में कोई क्रोध नहीं होता है, 3 महीने के बच्चे में उनके अंदर आंतरिक क्रोध आना शुरू कर देता है, 4थे महीने में अपनी परेशानी को वो बताना शुरू कर देता है। खैर परेशानी तो अभी बाद में भी या पहले भी वो अलग अलग माध्यम से बता सकता था। 5वें महीने में भय उनके अंदर आना शुरू हो जाता है, 10वें महीने में प्रेम, 15 महीने में ईर्ष्या, है ना। 15 महीने में ईर्ष्या और क्रोध में अंतर बता सकते हैं, क्रोध और ईर्ष्या में अंतर बताइए, क्योंकि आप लोग फंस जाएंगे फिर ऐसा आ गया सुमेलित कीजिए। तो 3 महीने में गुस्सा होना, है ना, और ईर्ष्या होना अलग कॉन्सेप्ट है। ईर्ष्या किस विचारधारा को है बताइए पीछे से। ईर्ष्या आप लोगों ने स्कूल टाइम में हिंदी में रस पढ़ा होगा, है ना। रस 9-10 प्रकार के रस होते थे, है ना, पढ़े होंगे ना। तो उस रस में उसका एक सेक्शन होता था और उसका एक स्थायी भाव भी होता था। किसी रस का स्थायी भाव होता है ना। अगर करुण रस का करुणा दिखाना, अगर कोई चीजें घट रही होती है तो आपके अंदर वो भाव आ जाता है स्थायी रूप से। ईर्ष्या का मतलब होता है सीधा बात कि अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे 15 माह और एक दूसरा बच्चा आया, उसका भी उम्र कितना है 15 माह, है ना, और खिलौना कितना है 1 है, खिलौना कितना है 1, और हमने उस खिलौने को किसको दे दिया, पहले बच्चे को। तो दूसरे बच्चे को क्या होगी इसके प्रति ईर्ष्या, ये भाव आना शुरू हो जाता है, ईर्ष्या का भाव। ऐसा नहीं है कि हम दोनों खेल लेते हैं, चलो इस बाल को गेंद है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा है मतलब मेरा है, तो ये अपना पकड़ लिया तो इसके अंदर क्या आना शुरू हो गया। और 15 महीने मतलब बहुत बड़ा बच्चा हो जा रहता है ना, चलना शुरू कर देता है इसमें। 2 साल के बच्चों में किसी चीज को देख करके सुन करके हैप्पीनेस और प्रसन्नता खुशी का भाव आना शुरू हो जाता है। यही सब संवेग हैं जो उम्र के हिसाब से बच्चों में आना शुरू हो जाता है। तो कौन सी अवस्था देखें हम लोग, शैशवावस्था। अब हम लोग बात करेंगे किस अवस्था की, बाल्य अवस्था। बहुत सारी बातें शैशवावस्था में, इतनी भी जानकारी पढ़ लेंगे तो शैशवावस्था और गर्भावस्था की जानकारी आपके दिमाग में बैठ सकती है। जब हम बात करेंगे बच्चे का तीसरी अवस्था, जिसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, अब ये उम्र को लेकर भी प्रश्न है कि ये बाल्य अवस्था जिसको हम लोग बोलेंगे चाइल्डहुड, ये कब से कब तक का होगा, 6 to 12, 6 से 12 वर्ष। और इस 6 से 12 वर्ष को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट के रखा है, 6 से 9 और 9 से 12। शुरुआत के समय में जब 6 से 9 की बात करें तो शुरुआत में 6 साल का जो बच्चा है, देखिए 6 साल के बच्चे का जो एक्टिविटी है, तो जैसे ही वो चाइल्डहुड आता है तो चाइल्डहुड का जो शुरुआती दौर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था। क्योंकि पूरा लक्षण कम से कम 1 साल तो जो लक्षण होता है शिशु के अनुसार ही रहेगा, है ना, शिशु के जैसे ही लक्षण होता है, और धीरे धीरे वो लक्षण चेंज होता जाता है और आगे चल करके उत्तर बाल्यावस्था के रूप में भी इनको अलग सेक्शन के रूप में समझा जाता है। तो 2 तरीके से इनको पढ़ा और समझा जाता है। क्या होता है देखिए, समय अवधि और इनको कौन कौन सी अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, इसका डिटेल भी है। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ लोगों ने 5 से 12 बोला, तो कुछ लोगों ने 6 से 13 कहा, है ना, क्योंकि 6 साल तक का हम किस अवस्था में लेते हैं बच्चों को, शैशवावस्था में, और कुछ मामलों में हम लोग इनको बाल अवस्था में भी लेते हैं। ये बाल अवस्था में है कि शिशु अवस्था में है, जी बाल को देख के नहीं बताना है, उस उम्र और बच्चे की स्थिति देख के बताना है। शैशवावस्था में है, 6 साल का तो बच्चा नहीं हो सकता वो, है ना,
यहां से शुरू हो सकता है क्या बाल्यावस्था, है ना, ये भी आ सकता है, हो सकता है स्कूल जाने वाली हो, हाइट थोड़ा कम हो बचपन से। चलिए अलग अलग नाम से जानते हैं, चूंकि देखिए अब एक एक पॉइंट को समझिएगा बच्चे, अब इसका फिर एक्सप्लेनेशन है ना, अभी मैं इसको देखता हूँ एक एक करके पॉइंट को। इस अवस्था को किस अवस्था में रखा गया है, क्यों खतरनाक कहा जाएगा? इस अवस्था में बच्चों का जो शारीरिक विकास या हाव भाव सभी चीजें तेजी से बदलता रहता है, और बहुत सारे ऐसे चीजों को करने का प्रयास करता है जो क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा बदमाशी बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में ही करता है। कहना चाहिए किस उम्र में स्कूल गया, और 12 साल तक की उम्र में या 13 साल तक की उम्र में वो 8वीं क्लास तो पढ़ ही लेगा, है ना। तो इस 7 या 8 साल की उम्र में बच्चे का जो भी एक्टिविटी होता है, अधिकतर स्कूल से शिकायत किस बच्चों की आती है, इसी बच्चों की आती है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे या मिडिल स्कूल के बच्चे। दूसरी अवस्था किस नाम से जाना जाता है, गंदी अवस्था। इनका जो खेलने और कूदने का तरीका होता है, अधिकतर कोई इनका खेलने का स्थान सुनिश्चित नहीं है, कहीं भी जा करके वो खेलता है, कीचड़ से लेकर सब चीजों में ये आनंद उठाता है, इस कारण से गंदी अवस्था, सबका भी विवरण है। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवस्था का नाम दिया है। क्या कहा गया है, ये प्रश्न आ गया है ना सीटेट में, हर एक लाइन का प्रश्न बना हुआ है कि किस अवस्था या किस उम्र की या किस अवस्था को हम लोग गंदी अवस्था बोलते हैं। तो चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था। किसको हम लोग अजीबोगरीब अवस्था बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पढ़ाई का दबाव से लेकर के बच्चों के घर परिवार में जो सामाजिक विकास होना होता है, क्योंकि समझ आ जाती है। ठीक है, समझ आने का मतलब हमने देखा है जब वो इन्फेंसी स्टेज में रहता है अर्थात शिशु अवस्था में रहता है, तो सोचने समझने की क्षमता जो कैसी होती थी, अमूर्त होती थी, विमूर्त होती थी, चिंतन करने की स्थिति ही नहीं होती थी, अतार्किक चिंतन। हर एक स्टेप में अलग अलग है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है चिंतन कैसे होगा, अतार्किक, सोचने समझने में तर्क बिल्कुल नहीं है, कुछ भी बच्चे बोलते हैं। इसमें जो है सोचने समझने की जो स्थिति आती है, चिंतन जो होता है वो शुरू हो जाता है ना। और चिंतन जब शुरू होता है तो कैसे चिंतन होगा, मूर्त, कॉन्क्रीट, है ना। मूर्त किसको कहते हैं और अमूर्त किसको कहते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। मूर्त किसको कहेंगे और अमूर्त किसको कहेंगे? आप लोग किस प्रकार का चिंतन करते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं कि अमूर्त चिंतन करते हैं, या दोनों करते हैं? दोनों कर सकते हैं आप लोग। छोटे बच्चों का जो चिंतन या समझ रहेगा वो कैसा होगा, मूर्त चिंतन रहेगा। मूर्त चिंतन का सीधा उदाहरण है, अगर बच्चों को किसी संक्रिया में मुझे भाग लेने हैं तो उनको जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो कैसा होगा, मूर्त का मतलब है जो वास्तविक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे मैं बच्चों को बोलूं कि 3 पेन थे, 3 पेन में 2 पेन चोरी हो गया तो कितना पेन बचा, तो ये आप लोग समझ गए, पेन का आकार समझ गए, अपने हिसाब से कल्पना कर लिए, तो आपका चिंतन कैसा हो गया, या उनका सॉल्यूशन आपने अमूर्त रूप से कर दिया। आपके लिए भौतिक रूप से मैंने पेन नहीं दिया। अगर छोटे बच्चों को मैं समझाऊं तो उनको 3 पेन दूंगा, 2 पेन अलग रख दूंगा, उसके बाद 1 पेन बचेगा, तो ऐसा समझाना मुझे क्या कहलाएगा, जो वास्तविक। तो बच्चे जो होते हैं उसी चीज का चिंतन कर सकते हैं जो उन्होंने अपने इस उम्र में देखा सुना होगा, और उसी का वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। आत्मनिर्भरता की आवश्यक अवस्था, हाँ, खेल की अवस्था, ये तो लगातार पूछा जाता है। इस उम्र में बच्चे सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं, खेलने को। और जो इन्फेंसी था अर्थात शैशवावस्था था, वो जो था खेल की अवस्था नहीं थी, किसकी अवस्था थी, खिलौने की अवस्था। दोनों में अंतर है, शिशु अवस्था खिलौने की अवस्था, बाल अवस्था खेल की अवस्था। इनको खिलौना ना भी मिले, ठीक है, तब भी अपना खेल वो पूरा कर सकता है। किस प्रकार का खेल, आउटडोर खेल, है ना। लेकिन छोटे बच्चों को घर में ही उनको खेलने के लिए क्या चाहिए, खिलौना चाहिए।
1-2 साल के बच्चों को बोला जाए जा कबड्डी खेल के आ जाओ बाहर से, तो संभव। धीरे धीरे हम उनको किसमें लाते हैं, खिलौने से हटा करके अन्य खेलों में लाते हैं। पुनरावृत्ति प्रवृत्ति की अवस्था है, बच्चे इस उम्र में जो भी चीजें सुनते हैं समझते हैं उनको क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है, तो इसको हम लोग पुनरावृत्ति की अवस्था कहते हैं। अकेले ना रह करके, है ना, किसमें रहना शुरू कर देते हैं, 2-3 लोगों के समूह में रहना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि आसपास स्कूल जाने के लिए जिनके साथ वो रोज स्कूल जाता है उन्हीं के साथ वो स्कूल जाएगा, उन्हीं के साथ वो रिटर्न आता है, उन्हीं के साथ खेलता है। तो पेयर में जो रहने की आदत है किसमें होती है, बाल्य अवस्था में होती है। ठीक है, इसलिए टोली या समूह की अवस्था इनको मानी जाती है। आत्म केंद्रित और स्वप्रेम। आत्म केंद्रित का मतलब सभी चीजों का सेंटर वो खुद को मानता है और अपने हिसाब से वो आसपास घटना घटे हर चीज अपने हिसाब से हो, ये समय बाल्य अवस्था में बच्चा चाहता है। और अपने आप को वो क्या मानता है, स्वप्रेमी, अपने आप को बहुत प्रेम करता है, अपने आप को ही अच्छा मानेगा, है ना। बहुत सारी इसमें बातें अभी आएंगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस अवस्था में कैसे कैसे शारीरिक विकास होगा, कैसे कैसे मानसिक विकास होगा, सामाजिक रूप से किस प्रकार से इनका विकास होता है। कुछ पॉइंट और है। नैतिकता का विकास तो 6 साल की उम्र में बच्चों में आना शुरू हो जाता था, ये विकास धीरे धीरे अब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से बढ़ता है। जीवन में इनको अनोखा, जीवन की अनोखा काल की अवस्था भी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न हैं, जैसे खेल की अवस्था और जीवन का अनोखा काल। कई बार ये लाइन आता है तो हमको लगता है कि किशोरावस्था की बात की जा रही होगी, क्योंकि उसमें भी अनोखा काल का शब्दावली आएगा, है ना। कहना चाहिए अनोखा काल का मतलब आप लोगों ने अपने जीवन में इस एज को बिताया है तो सबसे अच्छा जो समय रहा होगा आपको यही अवस्था अच्छी लगी होगी, है ना। बाल्यावस्था, अभी भी कई लोग बोलते हैं कि बचपन ही अच्छा था, है ना, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था, कोई हमको जिम्मेदारी नहीं थी, ये बोला जाता है ना। अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, बच्चे ही लोग ठीक होते हैं, तो ये बच्चों के लिए कौन सा काल, अनोखा काल भी माना जाता है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होगा, अनुकरण किसको कहते हैं? अनुकरण का मतलब होगा कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उनको देख देख करके वो फॉलो करता है, इसका मतलब होता है फॉलो करना, है ना, अनुकरण करना। अनुसरण करना, अनुकरण करना, हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन मान सकते हैं कि किसी चीज को अगर बता दिया जाए तो उसको तेजी से स्वीकार करता है और उसको वो अनुकरण करते चलता जाता है। मेंटल जो डेवलपमेंट है, मेंटल प्रोसेस डेवलपमेंट में भी ये तेजी से मानसिक विकास इस समय होता है, क्योंकि अनुकरण वो करता है, अनुकरण करता है तो उनके अंतर्गत क्या आ जाता है, तर्क। और तर्क कैसे, मूर्त रूप से चीजों को तर्क करने, चिंतन करने की स्थिति आ जा रहती है। शुरुआत में 6 साल के बच्चों को हम लोग क्या मान सकते हैं, किस अवस्था में है, प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था, शुरुआत में 6 वर्ष के हिसाब से। सामाजिक भावना परोप की अवस्था। सामाजिक भावना परोप का मतलब क्या होगा, हाँ, सामाजिक भावना में अगर आप पड़ोसी है, परिवार है, मैं बार बार इसको इसलिए लिखता हूं कि आप समाज में क्या क्या लोग हैं इसको समझ सके। इन सब को क्या करता है, सहयोग करता है ना। सामाजिक भावना का विकास धीरे धीरे आता है, क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ, वो टोली समूह की एक विशेषता होती है कि जब कोई अगर उनको पैसा मिल गया, 10 रुपया मिल गया और 10 रुपया लेकर के वो कहाँ चला गया, दुकान, और अपने साथ किसको लेकर जाता है, 4-5 लोग को लेकर ही जाएगा। तो ये जो चीजें खरीदेगा निश्चित रूप से सभी को बराबर बराबर देने का, या फिर 90% खुद रख लेगा, कम से कम 10% को तो बांटेगा ही, है ना।
अगले दिन दूसरे का नंबर होगा तो वो भी देगा। ऐसा ये क्रम चलता रहता है। चीजों के लिए जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का तात्पर्य हमने देखा है कि लास्ट में इन्फेंसी वाले में भी अंतिम अंतिम समय में क्या 6वें वर्ष में आ जाता है बच्चों के अंदर हर चीज को जानने की प्रवृत्ति उनके अंदर आती है। अगर उनको बताया जाए कि ये इसको देख लिया, मान के चलो ये बोर्ड है, अगर कोई बच्चा 6 साल का ये क्या है पूछेगा तो आप बताएंगे ये क्या है, बोर्ड है, तो इससे क्या होगा, तो कैसे होगा, ये प्रश्न आता है ना। जब तक वो संतुष्ट नहीं होता है लगातार उनके अंदर जिज्ञासा रहती है जानने की। तो सबसे ज्यादा जिज्ञासा की प्रबलता भी बाल्य अवस्था में आती है। बाल्यावस्था में तथा किशोरावस्था में बालक का कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है। जो चीजें उनको सिखाई जाए वो स्थायी रूप से दिमाग में असर डालती है। चलिए वही जो बातें हैं अब डिटेल में है, अभी रोक दे क्या, मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में लाभ हानि का कुछ नया टॉपिक है। ये बाल्यावस्था की विशेषताएं, आगे ये क्रमशः बढ़ता जाएगा। चलिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था कल हो जाएगा खत्म। जाना है किसी को? लाभ हानि में और आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न अभी हल कर लिए हैं। इसमें एक प्रश्न आता है, आप लोगों ने देखा होगा, छूट या फिर बट्टा, है ना। इस पर हम लोग प्रश्न करते हैं, छूट या फिर बट्टे को लेकर। छूट या बट्टे भी लाभ या हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से ही रिलेटेड है, वही प्रश्न है। प्रश्नों का जो तरीका है थोड़ा सा इसमें नया कॉन्सेप्ट एक आता है, एमआरपी, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, इसमें इस भाषा में, लाभ हानि की भाषा में अंकित मूल्य सुने हैं, अंकित मूल्य वाला। चलिए एक मैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या हो सकता है देखिए। दुकानदार वाली ही बात रहेगी इसमें। कोई दुकानदार क्या करता है, सामान लाता है, बेचता है, लाभ कमाता है, यही हम लोग देख रहे हैं। और लाभ ही कमाता है, हानि तो बहुत कम की स्थिति है। अब इसमें प्रश्न ये होगा कि कोई दुकानदार कहाँ गया, मार्केट गया और क्या किया, एक सामान खरीदा। तो सामान खरीदता है तो हम लोग कौन सा मूल्य कहते हैं? क्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट प्राइस। जब हम लोग खरीदना को क्या बोला? कॉस्ट प्राइस। सामान कोई खरीदने के बाद उसको बेचता है
लेकिन छूट या बट्टे में एक और महत्वपूर्ण चीज है। मान लो उन्होंने सामान कितना में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा। उनके पास समय था, दुकान पे सामान लाया और लाने के बाद एक उन्होंने काम किया, सामान पे नया रेट लगाया, ठीक है, स्टिकर चिपकाया। अब स्टिकर चिपकाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक 100 रुपए के सामान को कितना एमआरपी लगा दिया, 120। मैं अभी के मार्ट और डी मार्ट के बारे में बता रहा हूँ, सीधी बात, ठीक है। 100 रुपए के सामान, उसमें लिखा रहता है ना, रियल मूल्य इतना है, छूट के हिसाब से इतना, कुल मिलाकर के आपने 1300 रुपया छूट प्राप्त किया 10,000 के सामान में, ऐसा मिलता है। इन्होंने क्या किया, इस पे एमआरपी लगा दिया। एमआरपी को हम क्या बोल सकते हैं कि अंकित मूल्य, ठीक है। क्या बोल दिया गया, अंकित मूल्य, अंकित कर दिया, ये बेचा नहीं है इसमें, ठीक है। पहली स्थिति बता देता हूं, अब अंकित कर दिया तो हम सीधा सीधा पहले के हिसाब से जितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, तो इसी को हम अगर बोल दें तो कौन सा मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य, ये पहली स्थिति हो गई, है ना। लेकिन यहीं पर एक काम करता है, इसको इतने में विक्रय नहीं करता, एमआरपी रख दिया और मैं नाम लिया हूं, वैसी कंपनी क्या करती है, इसको अब बेचेगी, विक्रय करेगी। अब विक्रय करेगी तो इसमें कहा गया है एमआरपी, हम क्या बोल देते हैं इसको, एमआरपी 120 रुपया है, लेकिन हम आपको कितने में दे रहे हैं, 110 में दे रहे हैं, ठीक। अब 110 में आप क्या करेंगे, आप खरीदेंगे, मतलब दुकान वाला इसको बेचेगा, ठीक। ये केवल समझने के लिए था, हमें इस पे प्रतिशत नहीं लिखा हूं, परसेंट का रूल फिर इसमें बैठेगा धीरे से। तो आप बताओ अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य किसको कहेंगे, समझ में आ गया, दुकानदार उस पर नया रेट लगाएगा, वो अंकित मूल्य है, ठीक है। अब आपने किस दुकानदार ने इसको बेचा कितने में है, 110 में, तो इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, अगर ये नहीं है तो आपको लगेगा कि हम बढ़िया है, 120 का सामान कितने में मिल रहा है, 110 में, तो दुकानदार खुश हो जाता है और जितना आसपास जितना घूमना है घूम करके ट्राली भर लेता है ना। लेकिन रियल में वो कितने में खरीद के लाया था, बेनिफिट कितना हो रहा है इनको, 10 रुपए का, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर सीधा सीधा तौर पर आपको क्या दिखा, लाभ, लाभ कितना। अब लाभ के लिए इसका रोल नहीं है अभी, तो लाभ हो गया, विक्रय मूल्य में क्या घटाना पड़ता है, क्रय मूल्य कम करना पड़ेगा, तो यहां पर लाभ हुआ है 110 माइनस 100, दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रश्न आएगा कि एक दुकानदार 100 रुपए में क्या करता है, किसी वस्तु को खरीदता है और उस पर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। पहले तो समझ लीजिए, वो 20% का क्या कमाया, लाभ कमाता है, और वो उसको 110 रुपए में भी बेचने का छूट देने का दावा करता है ना। अब ये प्रतिशत इसका आ जाएगा, 20% का लाभ कमाता है, 5% छूट बोलने का दावा करता है या छूट देता है, तो आपको अंकित मूल्य भी निकालने बोला जा सकता है और क्रय मूल्य, परिस्थिति के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें करनी होगी। तो चलिए प्रश्न देखते हैं एक आध, जिससे आप क्या कर सकें, आगे निकाल सके। इसी बीच में मैं क्रमिक छूट भी आप लोगों को बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। प्रश्न तो लिखा था मैं, एक व्यापारी किसी वस्तु को एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर
हम अपने भाषा में क्या लिख सकते हैं इसको? एमआरपी पर 10% की छूट देता है। छूट कितना है? 10%। और फिर उस पर 20% लाभ भी कमाता है, और उस पर 20% लाभ भी कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹800 है, तो क्रय मूल्य क्या है? कितना आया? अभी बताया हूं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा वैसा ही, थोड़ा सा इसमें आप लोग गणितीय प्रक्रिया में भी मत फंसिए, लॉजिक भी लगा करके उत्तर निकाल सकते हैं, कोई आपको नहीं डांटेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल वाले आप कुछ भी जोड़ तोड़ के आंसर बनाते हो तो आपको बुला के नहीं पूछेगा आपने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया, है ना? तो आपका जो तरीका है अपने हिसाब से बनाइए। गणित का एक रूल्स है कि आपने बचपन से अब तक जो तरीका सीखा है उसी का उपयोग करिए। मैं जो बता रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि आप उसका पालन करें। आपके पास नए तरीके हैं या पुराने मेथड है, उसी का उपयोग करिए। एक बार देखें, आपको विक्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, ये आना चाहिए। इसके लिए पहली बात ये है कि इसको हम लोग व्यवहारिक ढंग से समझते हैं। एक दुकानदार सामान खरीद के लाया बेचने के लिए, ठीक है, और उस पर प्रिंट लगा दिया कितने रुपए का? 800 रुपए का प्रिंट लगा दिया, है ना? और जब प्रिंट लगाता है तो उस पर वो 10% की छूट देता है। ठीक, अब यहां समझिए, छूट देगा तो उसको वो बेचेगा, छूट देने के बाद वो बेचेगा। तो पहला चीज ये है कि हमको क्या प्राप्त है, हमको जो दिया गया है, कौन सा मूल्य दिया गया है? अंकित मूल्य कितना रुपया? 800 रुपया दिया गया है। अब इस पर वो छूट देता है कितना प्रतिशत? 10% की छूट देता है। अब ये छूट देने के बाद जो राशि आएगी तो आपके लिए वो क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य होगा? वो विक्रय मूल्य होगा। क्यों होगा? एमआरपी रखा, छूट दिया, उसके बाद वो बेचेगा, है ना? तो हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? वो कितने रेट में बेचा होगा 10% छूट के बाद? 10% छूट के बाद कितने में बेचा होगा, तो उसको विक्रय मूल्य, अगर अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो एक विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? अंकित मूल्य, इसको लिख ही लेंगे, गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। तो क्या निकल जाएगा आपका? अंकित मूल्य। छूट देता है तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? यहीं पे सोचो, छूट देगा तो रेट को कम किया है ना भाई,
जनता के लिए फायदा है, लेकिन दुकानदार तो छूट दे रहा है, मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपये गुना 100 में हम कितना कम करेंगे, 10, तो 90/100। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये दोनों कट गए, 9×8 = 72 और 9×0 विक्रय मूल्य कितना आया, 720। वो 800 का सामान को कितने में बेच दिया, ऐसा ही भाव होगा। 800 के सामान एमआरपी का था, उसको 720 रुपये में बेचा है। जब ये 700 रुपये में बेच दिया, तब भी उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है, फिर लाइन पढ़िए इसको, 20% का लाभ हुआ। तो आपके पास क्या क्या चीजें उपलब्ध है, विक्रय मूल्य पता है 720, अब इसका रोल खत्म है ना। फिर से प्रश्न में दिया गया है लाभ का प्रतिशत कितना है, लाभ परसेंट बराबर 20%। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने का फिर से लाभ हानि में अभी 5-6 दिन से तो पढ़ ही रहे हैं। जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, लाभ का प्रतिशत, तो क्रय मूल्य आप लोग निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने का एक सामान्य तरीका क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 धन या ऋण लाभ हानि। तो यहां पर हो जाएगा विक्रय मूल्य दे दिया गया है 720, 100 जब 20% लाभ हो रहा है तो ये उसका लाभ है खुद का, तो वो हो जाएगा 120। यहां से 0 कट गया, फिर 12×6 = 72 हो गया, ये 60 हो गया, 60 और ये 600। 600 रुपये का वो सामान था, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 600 रुपये में वो सामान खरीद कर खुद लाया था, ठीक है, और कितने में बेचा, 720 में। जब 720 में बेचा तो उसको 20% फायदा हुआ, लेकिन एमआरपी कितना रखा था वो, 800। उसमें भी बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोल दिया गया, हम आपको कितना छूट देते हैं, 10% का छूट देते हैं। ये तरीका अभी बड़े बड़े मार्केट अपना रहे हैं। अब देखिए इस पे कैसे और प्रश्न बन सकते हैं। आपको क्या दे दिया, हो सकता है आपको दे दिया विक्रय मूल्य, या आपको दे दिया गया है लाभ, तो या फिर दे दिया गया है क्रय मूल्य। इसके हिसाब से आपको अगर एमआरपी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, रिवर्स जाएंगे आप, है ना। तो एक आध प्रश्न और देखो भाई, प्रश्न बनाना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तथा इस पर कुछ छूट देकर तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% प्रॉफिट पर या लाभ पर सामान बेचता है। छूट जिससे हम लोग बोलते हैं बट्टे की दर प्रतिशत क्या है,
आ गया 10%। इस पैसे वगैरह तो लिखा ही नहीं है, तो परसेंट परसेंट से आप आराम से कर सकते हो। देख लीजिए, हम क्या पहले मान लेते हैं, माना कि वो सामान, माना उसका सामान कितने में लाया था, क्रय मूल्य 100 रुपए में। जब भी किसी भी प्रकार के आंकड़े ना दिया हो, है ना, रुपए वगैरह ना दिया हो, तो आप मान लीजिए 100, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत ही आप लोगों को काम करना है। 100 रुपया में क्या किया था उन्होंने, लाया रहा होगा, मान लेते हैं। अब उस पर एमआरपी कितना लगाया है, 20% वो अंकित किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं अंकित मूल्य क्या हो सकता है, अंकित मूल्य डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, कितना, 120 रुपए। ये आया कैसे, समझ में आ रहा है, 100 का 120%, सब 100 का 20% लिखना है क्या, यहां पे लिख देता हूं, अंकित मूल्य 20% अधिक रखने पर, ठीक है, 100 रुपया से 20% बढ़ाओगे तो 120 रुपये ही होगा। इस पर उन्होंने कुछ छूट दिया, है ना, कितना रुपए का छूट दिया अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन छूट देने के बाद उसको 8% लाभ हुआ है, ठीक है, कितना लाभ हुआ, 8% का लाभ कमा करके वो बेचा। तो बेचता है तो क्या मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य में भी वो 8% लाभ कमा रहा है, तो 100 रुपए का सामान में 8% का लाभ कमाएगा तो कितना रुपया होगा, 108 रुपए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 8% लाभ के साथ कितना हो जाएगा, 108 रुपए। अब तीनों स्थितियों देखिए, 100 में खरीदा, बेचा कितने में, 108 में, उसके बाद एमआरपी कितना रखा था, 120, तो उनको फायदा कितना हुआ होगा, कितना रुपए का छूट दिया होगा, वो 12 रुपए का उनको छूट मिला। तो छूट बराबर क्या हो गया, छूट बराबर 120 माइनस 108 रुपए के हिसाब से 12 रुपए की छूट, किस पर, 120 में ही तो मिल रहा है ना छूट। तो छूट का प्रतिशत निकालना हो, 120 में ही छूट मिल रहा है उनको, तो छूट का प्रतिशत निकालना हो तो 12/120 गुना 100, ये 0 कट गया, 12 दहम 120, कितना बचा, ये 10% बचा, 10% का उन्होंने छूट रखा था, ठीक है, सामान्य रूप से ये एक छूट की बात है ना। अब हम लोग आते हैं कि कोई दुकानदार क्या करता है, अप टू वाला सुनने हैं, अप टू, आप कभी दुकान जाएंगे तो डिस्काउंट अप टू 40%, ऐसा लिखा देखिए होंगे, है ना। उसका मतलब क्या है, अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं और वहां लिखा हुआ है सेल में डिस्काउंट अप टू 40%, तो 1000 का कपड़ा है तो आपको कितने में मिलेगा, 9, डिस्काउंट छूट लिखा है, छूट अप टू 40%, ये यही लिखा होता है। अप टू लिखना बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए। अप टू का मतलब होगा कि 40% तक छूट मिल सकती है ना, 40% तक छूट मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम खुश हो जाते हैं कि 40% छूट मिलेगा, अगर किसी सामान पर छूट मिलता है तो 40% तक छूट मिल सकती है। जितने भी गोल्ड बेचने वाले होते हैं
मेकिंग चार्ज लिखा होता है अप टू 12 से 15%, 12% तक मेकिंग चार्ज में छूट मिल सकती है, उससे ज्यादा तो छूट जो है आपके लिए निगेटिव भाव है। वो हो सकता है आपको किसी सामान पे 5% छूट दे, किसी सामान में 10% छूट दे, या 2-3 सामान लेते हैं 5, 10, 15 ऐसा क्रमिक छूट दे, वो 40 से ज्यादा नहीं रह सकता। तो ऐसा ही छूट आपको, क्रमिक छूट किसको कहेंगे? हमने इससे पहले लास्ट प्रश्न में देखा था, कल वाले आखिरी प्रश्न में, कि हम लोगों को 2 बार लाभ होता था, तो हम लोग किसी एक्स का जितना लाभ होता था उसको गुणक में रूप में आगे बढ़ते जाते थे, ठीक है, वो ही लाभ क्रमिक लाभ कहलाता है। अब हम लोग लाभ को अगर बोले, क्रमिक लाभ में क्रमिक लाभ हुआ है, मान के चलो वस्तु 100 रुपए की है, यहीं पे समझिएगा, वस्तु कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। क्रमिक लाभ मिला है 2 बार, एक बार 5%, एक बार 10%। तो आप क्या लिखेंगे? 100 का 1/5%, फिर क्रमिक रूप से 1/10%। किस मामले में? क्रमिक लाभ होता है तो, है ना। तो आप इसको सॉल्व करके जो आएगा उसके बाद आपने उसको इतने में प्रॉफिट कमाया। लेकिन जब क्रमिक छूट की बात आएगी, एक दुकानदार है कपड़े में, क्या करता है? क्रमिक छूट देता है, इसको हम लोग क्रमिक बट्टा भी कहते हैं। तो एक बार वो किसी सामान पे 5% का छूट दिया, एक बार वो 10% का छूट दिया। सामान कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये हो गया मूल सामान, सामान का 5% छूट है तो 100 में 5 कम करके लिखेंगे, 10% छूट है तो फिर 100 में 10 करके लिखेंगे, ठीक है। लाभ होगा तो आप बढ़ाएंगे, क्योंकि दुकानदार छूट दे रहा है तो वस्तु अब 100 में ना रह करके 5% कम में मिलेगी। अगर फिर उसमें 10% छूट है तो उससे फिर 10% कम में मिलेगी। तो इसका परसेंट इस पर डिपेंड है, और ये जो 10% है इस पर डिपेंड रहता है ना। आप एक एक करके निकालें तो इसको निकालने के बाद जो परिणाम आएगा उसका 10% निकालोगे, ऐसा चलता जाता है क्रमिक रूप से। तो क्रमिक छूट हमेशा कैसे होगा? लाइन टू लाइन कम होता जाएगा, ठीक, और लाभ हमेशा बढ़ता जाता है। ये होता कैसे है? फिर ऐसे 100 गुना 100 माइनस फिर 5% है तो ऐसे, इसको ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये ना लिख करके आप डायरेक्ट जितना परसेंट छूट दिया जा रहा है उतना कम कर दो 100 में, फिर लगातार लिखते जाएंगे। तो क्रमिक बट्टा और क्रमिक छूट का ये फंडा है। चलिए इस पर भी प्रश्न करें। एक क्वेश्चन था जो सीटेट में, सीजीटेट में आया है। क्रमिक छूट पहले दिया गया A% तथा B%, 2 प्रकार का क्रमिक छूट दिया गया है। छूट मिलाकर कितनी छूट होगी? मतलब आपको फॉर्मूला जनरेट करना है, कितनी छूट होगी। तो जब भी अगर लगातार छूट है तो हम लोग इस फार्मूले को लिखें, कभी ये पूछा जाए, क्योंकि आपको सूत्र पर ही आधारित सवाल हल करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ना ही वस्तु का प्रतिशत दिया है, ना ही वस्तु का रेट दिया है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसी को ए मानेंगे और इसी को बी मानेंगे, इसी को 1, 2 जो भी मानना है। इसके लिए होगा प्रतिशत का एक प्रश्न था, आप लोगों ने देखा होगा, A+B, लेकिन यहां पर होगा माइनस। छूट हमेशा क्या होता जाता है? कम होता जाता है। A+B माइनस A गुना B बटे 100। इससे भी आप डायरेक्ट 2 छूटों को लगातार निकाल सकते हो, बाकी सवाल तो हल करना होगा।
यहां पर लिखें सवाल थोड़ा विधि से ही हल करेंगे ना। ये इसमें ये आया था टीईटी सीजी टेट में 2016 में, सूत्र ही आ गया था। तो ये आया कैसे है फिर? मान लो वस्तु की कीमत 100 है या 1 रुपए है, तो इसको हम लोग क्या करें, ए और बी मान करके परसेंटेज ही मानेंगे ना। तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस ए बटे 100, फिर 100 माइनस बी बटे 100, यही हो गया खत्म। अब कहाँ बनेगा ये? अगर ये चीज इस फार्मूले में आता है, एक प्रश्न बनाएंगे तरीके से, इसी विधि का उपयोग करके बनाएंगे, ए बी ऐसे क्रमिक रूप से बढ़ाते जाएंगे और सवाल हल करेंगे। 100 मानोगे, 100 मानेंगे कोई दिक्कत, 100 ही तो परसेंट का हिस्सा है ना। जब भी आपको किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी गई है तो 100 मान लेंगे, बहुत अच्छे से बनता है। और x मानेंगे तो x x कटेगा, ये इसको लिख लेंगे और इसका उपयोग बहुत कम होगा। हम इस तरीके से ही बनाना शुरू करेंगे। ये सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। कितना आएगा? ये लंबा बनेगा। 20% तथा 10% क्वेश्चन है। बीस प्रतिशत तथा 10% के दो क्रमिक छूट क्रमिक बट्टा छूट किस बट्टे के समतुल्य है? मैं ऑप्शन भी दूंगा इसमें, किस बट्टे के समतुल्य है। अब देखो, समान रूप से देखते हैं कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 बार छूट देता है, एक बार 20% देता है, एक बार 10% देता है, तो कुल कितना छूट दिया है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझिए। तो आप लोगों को लगेगा एक बार 20 दिया, एक बार 10 दिया, 30% तो हुआ ना छूट, लेकिन नहीं। हुँ? माना वस्तु, मान के चलो कितना है माना वस्तु, ये कैसे हो गया, ये भी हुआ क्या? है? कीड़ा है, कीड़ा, यही कीड़ा है, चल दिया। माना वस्तु कितना रुपए का है? 100। तो छूट के लिए हमने क्या किया है, 100 रुपए की वस्तु है, पहली बार में कितना छूट, 20%, तो छूट है 20%, तो 80/100 होगा। फिर और छूट मिला है इसमें और 10%, तो 90/100, है ना। ये 100 और ये 100 दो कट गए हैं, ये दोनों शून्य यहां से कट गए, 9×8 = 72। तो वस्तु छूट देने के बाद कितने रुपए का है? 72। तो आपको क्या पूछा गया है, छूट कितना है? वस्तु 72 रुपए में दी गई है, तो आप एक काम और करेंगे ना, छूट 100 रुपए के चीज को 72 में दिया गया है, तो कितने रुपए का छूट दिया गया है? 28 रुपए, या परसेंट भी कितना होगा? 28 ही होगा। ठीक, माइनस करना पड़ेगा ना, ध्यान देंगे। 72% छूट नहीं मिलेगा, तो छूट निकालने के लिए हमको रियल प्राइस पता करना पड़ा, उसके बाद हमको आगे बढ़ना पड़ा।
अगर 3 छूट हो, 20%, 10%, 8%, तब क्या करेंगे? इसको एक आगे बढ़ाएंगे, है ना। सबको कभी कभी नहीं जोड़ना है। जब भी जो क्रमिक छूट की बात आएगी तो आपको दिखने में तो लग रहा है कि छूट दिया गया है, एक बार 20, एक बार 10, 30% छूट मिला है, ऐसा नहीं है। जब निकालते हैं तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमको हल करना पड़ेगा। लिखेंगे 10%, 20%, 10%, 20% तथा 40%, 3 छूट है के समतुल्य छूट है, के समतुल्य छूट। छूट को हम लोग क्या बोलेंगे? बट्टा। उसके समतुल्य बट्टा निकालना होगा। हमने क्या लिखा है? माना वस्तु कितने रुपए की है? 100 की है। तो 100 गुना 90/100 पहला छूट, फिर 20/100 दूसरा छूट, फिर 60/100 तीसरा छूट। छूट निकलने, ये तो अभी छूट के बाद कितना होगा इसका मान आएगा, फिर आपको 100 में माइनस करना पड़ेगा। हल करके बताएं फट से। यहाँ पे 20 लिख दिया क्या? ये 80 होगा। इसी में तो गलत होता है आंसर। फोर्टी सिक्स पॉइंट 56.8 आओ। ठीक। आ गया। यहां से तो एक चीज खत्म कर दिया जाए। ठीक, 100 खत्म, ये 2 शून्य, इसके 2 शून्य खत्म, इसके और इसके एक एक शून्य खत्म। उसके बाद ये हो सकता है कट जाए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कटने की, तो 9 अट्ठे 72 और 72 तिया कितना होगा? 9 अट्ठे 72 और 72 गुना 3/5। ये हो गया 3 और 2 6 और 7 या 21/5। ये कटेगा, पॉइंट में आएगा। 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और उसके बाद 5 कितना हो गया? 5 दूनी 10। ठीक, ये इतने में वो वस्तु को बेचा है छूट के बाद। लेकिन छूट कितना दिया है? छूट बराबर हो जाएगा 100 और 43.20 शून्य लगेगा ही। कितना दस आया था? 56.4। हाँ, 56.80। फिर वही रुपए की बात की जाए तो कभी भी पॉइंट के बाद अगर रुपया है तो उसको पूर्ण सब लिखा जाता है ना। 56.8 नहीं होता, 56.80। 56 रुपया 8 पैसा हो जाएगा, नहीं तो 80 पैसा होगा ना मानक रूप से। हो गया ये। चलिए अब थोड़ा सा फिर से हम लोग उस पे आते हैं, अंकित मूल्य वाले प्रश्न में। क्रमिक बट्टों में आप लोगों को बस लाइन टू लाइन ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्रमिक बट्टे में 2 छूट दिया गया है, एक छूट पता है, दूसरा छूट पता नहीं है, वही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 2 छूट तो है,
आपको रुपए पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन एक छूट का परसेंट और दूसरे छूट के परसेंट को आपको निकालना पड़ेगा। पहले एक प्रश्न बना लेते हैं जल्दी से। गौरव ने अंकित मूल्य पर, इसको बनाएंगे आप लोग बहुत आराम से। गौरव ने अंकित मूल्य पर, अब देखिए गौरव ने अंकित मूल्य का कहा जा रहा है तो ये खरीदार है, दुकानदार नहीं है, है ना, लेने वाला व्यक्ति है। 20% का डिस्काउंट काटने के बाद 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। प्रश्न को 2 बार पढ़ा करिए, फिर अच्छे समझ में आएगा। यदि अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का तात्पर्य हो गया हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एमआरपी रेट 1400 है, तो उसने सूटकेस किस मूल्य में खरीदा। किस मूल्य में खरीदा। सीधी बात है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। उसने कितने में बेचा ये बात है, तो इसने कितने में खरीदा। यहाँ पे खरीदा का मतलब ये दुकानदार नहीं है, ये ग्राहक है। एमआरपी कितना, 1400। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। 1400 का सूटकेस था, ठीक है, एमआरपी लिखा हुआ था। जब वो दुकान गया तो दुकानदार से उन्होंने छूट देने की बात की। दुकानदार ने कहा कि आपको मैं 20% क्या देता हूं, छूट देता हूं। पहला लाइन हो गया। तो उसने कहा और छूट कर देना, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितना छूट में मैंने दिया था उसमें 10% और छूट कर देता हूं। ठीक, 2 बार छूट मिला है, क्रमिक छूट मिला है। पहले बार 20%, सेकेंड टाइम 10%। किसमें मिला है छूट, जो एमआरपी था उस पर ही मिलेगा। तो 2 भाव हैं इसके, दुकानदार ने कितने में बेचा या ग्राहक ने कितने में खरीदा। सामान की कीमत क्या दुकान वाले ने कितने में लेके लाया होगा, ये कोई मतलब नहीं है इसका। सूटकेस का एमआरपी या अंकित मूल्य कितना है भाई, 1400, 1400। तो हमको निकालना क्या है, ध्यान, यहाँ खरीदा का मतलब ध्यान रखेंगे दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में कितने में बेचा, है ना, और ग्राहक के हिसाब से कितने में वो खरीदा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सूटकेस का विक्रय मूल्य किसके हिसाब से, दुकानदार ने कितने में बेचा, ग्राहक ने कितने में खरीदा। तो इस 1400 में पहला छूट कितना मिला, 20%, तो कितना बटे 100 हो जाएगा, 80 बटे। फिर उसने फिर रिक्वेस्ट किया तो जितने रेट में उन्होंने सौदा किया था उसमें फिर से 10% छूट दिया, तो फिर क्या हो गया ये 90 बटे 100।
जो आएगा सूटकेस का रियल रेट आ जाएगा। इसको आप इसको तो अब निकाल सकते हैं बिल्कुल। 1008 श्री श्री निकालिए जल्दी से। 20 यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, 20 इससे हटा देते हैं, बचा 14, बचा 8 और बचा 9। 14 9 अट्ठे 72, 14 दूनी 28, 8 फिर 2 हम लोग हासिल लेंगे, 14 सत्ते 14 सत्ते 98, 98 और 2 100। तो सूटकेस को गौरव ने 1008 रुपए में खरीद कर लाया है। मतलब दुकानदार ने कितने में विक्रय किया है, बेचा है 1008 रुपए। एमआरपी कितना लगा हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि वो, अब आगे अगर कोई और जानकारी रहती है ना, तो हम इस पर भी अब बात करते कि भले दुकानदार ने इसको बेचा है, हो सकता है इस पे भी अभी भी वो लाभ में हो, अभी भी इसमें लाभ में हो। इसके बाद अगर और पूछा जाता कि इतने लेन देन में दुकानदार को 10% लाभ हुआ है, दुकानदार को गौरव को बेचने के बाद। अब ऐसा आप लोग क्वेश्चन को समझते होंगे तब आप लोग नए प्रश्न के लिए तैयार होंगे फिर, है ना। प्रश्न को समझना जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं देखना है कि ऐसा छूट कहाँ कहाँ लिखा है, कैसे कैसे करना है। इससे आपको काम नहीं बनने वाला है। प्रश्न हर बार नए आते हैं और कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर यहाँ पे 2 लाइन रहता कि इतने लेन देन के बाद भी गौरव को बेचने के बाद भी दुकानदार 20% लाभ में ही है, तो फिर इसका 20% निकाल के फिर कम करते 20%, तो उसका क्रय मूल्य, तो दुकानदार उसको लगभग वो 8 साढ़े 800 900 रुपये में लेके आया था। फिर उसमें खुद का लाभ कमाया 1008 में बेच के, और वो गौरव को लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया छूट करवा के, है ना। दुकानदार को हमेशा क्या होता है, लाभ ही होता है। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो हो गया ना कंप्लीट। लिखेंगे एक मोबाइल का अंकित मूल्य, एक मोबाइल है उसका अंकित मूल्य है 6400 है। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6400 है, बताओ कौन सा मॉडल है, ये प्रश्न है। किस प्रकार का मोबाइल होगा, कहाँ से पता चलेगा। हाँ, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ क्रमिक बट्टों या छूट के साथ बेचा गया। जिसका विक्रय मूल्य 2560 है, 2560 रुपए है। यदि पहला छूट या बट्टा 20% है तो दूसरा छूट होगा क्वेश्चन मार्क।
कुछ लॉजिक लग रहा है? प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदने आया है और बेचने वाला कहता है कि मोबाइल 6,400 रुपए का है। ठीक, तो ग्राहक कहता है कि इसमें छूट दो। तो पहली बार बोला कि ठीक है, छूट कितना है, 20% का छूट इसमें लागू है। तो फिर से रिक्वेस्ट किया गया, तो छूट तो ले लिया वो। फिर सेकेंड टाइम बोला कि इतना छूट कर दिया हो, फिर से और छूट कर दो। तो उन्होंने कुछ और छूट किया सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम कुछ और छूट किया तो ऐसे करके उसको 2,560 रुपए का लाभ छूट मिला। छूट कितना मिला रुपए में? 2,560 रुपए। और प्रतिशत में एक बार 20% और सेकेंड टाइम में पता नहीं कितना प्रतिशत। तो दोनों का प्रतिशत बराबर, छूट दोनों का छूट प्रतिशत बराबर है 2,560 रुपए। तो क्या करना पड़ेगा? जो दिया है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है? दिया है अंकित मूल्य दिया है, हाँ, अंकित मूल्य हो गया 6400 रुपए। दो बार छूट दिया है। पहला छूट दिया है कितना प्रतिशत? 20%। और ये बोला कि दूसरी बार का जो छूट है वही तो नहीं पता है, हम क्या मान लेते हैं उसको, एक्स मान लिए। पहला छूट मिल गया, उसके बाद रिक्वेस्ट के साथ दूसरा छूट मिला। छूट जो है, कुल छूट रुपए में कितना है? 2,560 रुपए कुल छूट। ठीक, अब यहां पर आपको क्या निकालना होगा? अगर आपको छूट के आधार पर क्या निकालना पड़ेगा? दूसरा प्रतिशत छूट का। तो आप क्या करें, छूट का, इस छूट की स्थिति क्या है? 2560 बराबर, हमने किस पर क्रमिक छूट दिया है? जिस रुपए में दिया है 6,400 में क्रमिक छूट दिया। पहला छूट कितना प्रतिशत? 20%, तो 80/100। दूसरा हमने छूट दिया है x, और हमने 80 लाया कैसे है आपको पता है ना, 100 में 20 माइनस किए तो 80 आया है। वैसे ही यहाँ पे 100 में हम लोग किसका माइनस करेंगे? x का। ये आपका आ गया 2650 कुल छूट। और कुल छूट को हम लोग इस रूप में लिखे तो इसका ये समीकरण बन गया। अब आप देखें, ये दोनों शून्य तो यहां से कट गए, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा क्या? आप लोगों को विभाजित का नियम भी पता होना चाहिए, और जल्दी जल्दी विभाजित का नियम पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मैं 8 से काट के देखता हूं। 8 8 64 हो गया, 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 शून्य 0। ये फिर से कटेगा, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये 40 हो गया। 40 एकम 40, 40 दूनी 80। लगभग चीजें खत्म होती जा रही है, कम हो गया अब कंटेंट। चलिए, यहां तो एक बचेगा ही ना, काटेंगे तो। ये हो गया 2 गुना 100 ऋण x, और यहाँ पे बचा है 100। एक तरफ ले जाएं, 100 एकम 100, और इनका गुणा करेंगे तो 100 का गुणा 2 से तो 200, माइनस 2 एकम 2x। अब ये तो समीकरण हल करने आप सभी को आता ही है। अगर हम इस इधर 100 को इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 200 बराबर -2x। ठीक, उधर हो गया -100 और इधर हो गया -2x। माइनस माइनस यहां से कट गया तो बचा x बराबर 100/2। तो x बराबर हो जाएगा 50%। x क्या है? सेकेंड छूट है। पहली बार में 20% छूट, सेकेंड टाइम में 50% की छूट। चेक करेंगे तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे? 6400 में 80 रखेंगे और 50 रखेंगे। इसको हल करने के बाद आपको 2560 रुपए आना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। ये आखिरी प्रश्न को आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, संभावना बहुत ज्यादा रहती है ये प्रश्न के आने की। और ये
स्टेप लंबा नहीं है, यहीं पर खत्म हो जाता अगर आप मैथ्स आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल मैं मैथ्स का नया टॉपिक शुरू करूंगा। कितने प्रश्न हो गए लाभ हानि के? कोई नंबरिंग कर रहे हो? लाइन टू लाइन 20, 25, 33। अब 33 प्रश्नों में तो 15 प्रश्न रिपीट होंगे एक के हिसाब से सेकेंड वाला, तो 20 प्रश्न तो आपके पास होंगे, जो 20 प्रकार के प्रश्न हैं। संभावना है कि इनसे आपके सवाल हल हो जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा तो। नया टॉपिक कल, और बाल विकास। एक और टॉपिक के बाद हो सकता है फिर मैथ्स का चेंज किया जाए।